नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है यूनिट 9 आपको पढ़ा रही हूँ। तो में आज हमारा टॉपिक जो है रहेगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर से संबंधित अगर किसी और अन्य एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास जो है हेल्पफुल रहेगी। और उसके अलावा अभी जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये यूनिट पूरी की पूरी एज इट इज़ है। और ये क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है काम की है। ठीक है, तो हम हमारा आज का टॉपिक देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। आगे हम देखते हैं। देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो हमारे तकनीकी उपकरण हैं और जो हमारे संसाधन हैं, उन सब का समूह है जिसमें हम डिजिटल डेटा बनाते हैं या फिर उसमें सुधार करते हैं या उसे स्टोर करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एक हमारा शब्द है सूचना, एक हमारा शब्द है संचार, एक है हमारा प्रौद्योगिकी। तो सूचना क्या है? सूचना जब हम रॉ डेटा जो होता है, जो हमारा कच्चा डेटा, जब हम उसे व्यवस्थित कर देते हैं तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, सूचना बन जाता है ना। और संचार जो है संचार कम्युनिकेशन, जब हम सामने वाले से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं और जो हमारे भाव हैं उन भाव को अगर सामने वाला व्यक्ति एज इट इज़ समझता है तो वो हमारा संचार है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी जो है ये हमारी तकनीकी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा संचार शब्द है वो उसका अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से निकला है। ठीक है, ये कम्युनिस्ट से निकला है और हमारे कम्युनिस्ट का मतलब होता है सर्वसामान्य। ठीक है, सर्वसामान्य मतलब सामने वाला आपसे जिस भाव में बात कर रहा है, अगर आप तक उसके वो भाव पहुंच रहे हैं तो वो हमारा क्या है, संचार है। इसलिए इसमें न केवल विचारों मतों को व्यक्त करने या ज्ञान और सूचना प्रदान करने से संबंधित है, बल्कि इसमें विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना शामिल है जो संप्रेषक और ग्राही के लिए जो है समान होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि अगर मैं आपसे कोई बात बोल रही हूँ और आप तक जो है मेरी बात उस तरीके से नहीं पहुँच रही है जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, तो वो हमारा संचार नहीं होगा, है ना। हम देखते हैं सूचना क्या है, हमारी रॉ डेटा को जब हम मॉडिफाई कर देते हैं तो वो हमारी सूचना बन जाती है। संचार क्या है, किसी भी बात को, किसी भी जानकारी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या आपस में बातचीत करना। प्रौद्योगिकी के लिए हमारे जो वैज्ञानिक यंत्र और जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, तो ये सब हमारी तकनीकी हैं। आगे हम देखते हैं संचार करने में संचार के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण उसके घटक हैं, इनके बिना संचार संभव नहीं है। तो हम देखते हैं हमारे कौन कौन से घटक हैं। एक हमारा प्रेषक है, एक हमारा संदेश है। देखिए, मैं और आप संचार कर रहे हैं तो मैं जो है उसमें प्रेषक हूँ और मैं आपसे जो बात बोल रही हूँ वो संदेश है। और उसके बाद एक होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होती है, हम जो मैं बात बोल रही हूँ उस संदेश को जो है हम कोड में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि कोई जो बीच वाला जो हैकर है वो उसे विकृत ना कर सके। उसके बाद फिर माध्यम। माध्यम क्या है, मेरी बात आप तक कैसे पहुंच रही है, जिस चीज़ के थ्रू पहुंच रही है वो माध्यम है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरी बात आप तक जो है यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है, तो यूट्यूब हमारा माध्यम है। फिर प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता आप हैं। ठीक है, और जब मैंने मैसेज दिया और वो मैसेज जो है एनकोडिंग के द्वारा कोड में बदल गया, अब वो मैसेज आप तक पहुंचने से पहले डिकोड होगा। ठीक है, ताकि आपको वो समझ में आए। उसके बाद जब आप तक मेरी बात पहुंच जाएगी तो आप जो है उस पर फीडबैक देंगे। ठीक है, ये प्रतिक्रिया उस पर। उसके बाद जो है ये हमारा शोर या हस्तक्षेप। आप और मैं बात कर रहे हैं और फिर उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नॉइस है या फिर कोई भी और बाधाएं,
तो वो हमारा शोर और नॉइज़ है। ये क्या है, हमारे संचार के कुछ इंपॉर्टेंट घटक हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिए। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये रहा, ये हमारा सेंडर है जो कि मैं हूँ, और ये आप हैं रिसीवर, ठीक है। मेरा जो मैसेज है पहले एनकोड होगा, फिर एक चैनल के माध्यम से जो कि हमारा यूट्यूब है उसके माध्यम से आप तक जाएगा, आप तक पहुंचने से पहले डिकोड होगा, ठीक है। और आपके पास जब मैसेज पहुंच जाएगा तो आप जो है मुझे फीडबैक देंगे, और आप तक पहुंचने की प्रक्रिया के बीच में जो है कुछ बाधाएं हो सकती हैं, नॉइज़, जो उसको हम नॉइज़ बोलेंगे, तो वो आती हैं। ये हमारे संचार के घटक हुए, है ना। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो संचार कितने प्रकार का होता है। ये एक हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, एक रिटन कम्युनिकेशन, एक लिसनिंग कम्युनिकेशन, एक विजुअल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसमें हमारी इमेज आ जाएगी, ये हमारी वीडियो आ जाएगी। फिर हमारे लिसनिंग कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तो जो हम आपस में बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल है, रिपोर्ट है, बुलेटिन्स हैं, लेटर है, मैनुअल है, टेलीग्राम है। उसके बाद हम नॉन वर्बल में देखें तो हमारा आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ वॉइस है, फिर पोस्चर है, और हमारा ये गेस्चर है, ठीक है। हम वर्बल में जब देखेंगे तो हमारा एक फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन है, फिर ओवर द टेलीफोन कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद जो है जूम वगैरह पे हम जो बातें करते हैं वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर हम आगे चलते हैं, संचार की विधियाँ। जब हम संचार करते हैं तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो एक जो है इस प्रकार से संचार कर सकते हैं कि मैं आपको बोलूँगी और बात आप तक पहुँच जाएगी, पर आपकी बात जो है मुझ तक नहीं पहुँचेगी, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा सिंपलेक्स संचार होता है, ठीक है, वन डायरेक्शनल। फिर एक हमारे संचार का प्रकार होता है कि मैं आपको बोलूँगी तो वो बात आप तक पहुँचेगी, फिर मैं रुकूँगी, फिर आप बोलेंगे, वो बात मेरे पास तक आएगी। पर दोनों एक टाइम में नहीं बात कर सकते, एक टाइम में मैं आपसे बात करूँगी, एक टाइम में आप मुझसे बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा होगा हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है। और एक होता है पूर्ण ड्यूप्लेक्स। ये क्या होता है, सेम टाइम में आप भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी आपसे बात कर सकती हूँ। जैसे अगर हम फ़ोन कॉल से बात करते हैं तो वो हमारा फुल ड्यूप्लेक्स संचार है, ठीक है। तो जो एक डायरेक्शनल है वो हमारा सिंप्लेक्स संचार है, ठीक है, सिंप्लेक्स। और जो हमारा एक टाइम में एक डायरेक्शन, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है पर एक टाइम में एक डायरेक्शन, वो हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स है। और एक टाइम में दोनों, इस तरफ भी और इस तरफ सेम टाइम में, तो वो जो है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो बात करेंगे तो वो हमारी फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। अगर हम कॉल से बात कर रहे हैं तो वो हमारा फुल ड्यूप्लेक्स है। अगर हम वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं तो वो हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम रेडियो की बात करें, रेडियो, तो वो हमारा जो है ये सिंप्लेक्स है, ठीक है। या फिर अभी जो हमारी क्लास है वो भी सिंप्लेक्स है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम संचार करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हमें हमारी जो बात है, मेरी बात आप तक कुछ सिग्नल से पहुंच रही है, ठीक है। तो सिग्नल जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, एक हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। जब हम जो हमारे एनालॉग सिग्नल हैं वो सतत सिग्नल होते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है ये जो है ये डिजिटल अंक 0 और 1 बाइनरी के रूप में होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है किस प्रकार से हो सकता है। तो एक हमारा वायर्ड तरीके से हो सकता है, एक जो है हमारा वायरलेस हो सकता है। जब हम वायर्ड की बात करेंगे तो वायर्ड जो कम्युनिकेशन है, मैं आपसे जो है मेरा जो संचार माध्यम और आपका जो संचार माध्यम है ये हमारे किसी वायर के द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है। और जब वायर से नहीं जुड़ा होगा तो वो हमारा वायरलेस होगा। जो हमारा वायर्ड संचार माध्यम है उसे हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। ये इसमें केबल के माध्यम से जो है डेटा प्रसारित होता है। तो
जब इसमें केबल यूज़ की जाती हैं तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी केबल यूज़ की जाती हैं। तो एक हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक हमारी कोएक्सियल केबल है और एक जो है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, ठीक है। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है वो हमारे लैंडलाइन फ़ोन और ईथरनेट नेटवर्क में जो है आमतौर पे उपयोग की जाती हैं। हमारे किस पे, लैंडलाइन फ़ोन और ईथरनेट। ठीक है। जो हमारी कोएक्सियल केबल हैं उनको जो है हम केबल टीवी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है इसमें जो हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि जो हमारे फाइबर ऑप्टिक है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो हमारे नरेंद्र सिंह कपानी जी को जो है फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। फिर हम आगे देखते हैं वायरलेस संचार। वायरलेस संचार को जो हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस संचार में संचार करने के लिए हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और उनकी फ्रिक्वेंसी के अनुसार जो है हम अलग अलग उपकरणों से संचार कर सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन में जो है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज़ करते हैं। तो हम कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज़ करते हैं, एक हमारी रेडियो तरंग है, एक हमारी माइक्रोवेव तरंग है, एक हमारी इंफ्रारेड तरंग है और वाईफाई और ब्लूटूथ, ये ठीक है, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग और इंफ्रारेड तरंग। ठीक है, इन तरंगों का हम यूज़ करते हैं। रेडियो तरंग का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, हम एफएम रेडियो में जो है रेडियो तरंग का यूज़ करते हैं। फिर हमारी टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेडियो तरंग का यूज़ होता है। हमारे मोबाइल संचार में रेडियो तरंगों का यूज़ होता है। ठीक है। फिर जब हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव जो तरंगे हैं ये लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे हमारा जो है सैटेलाइट संचार। ठीक है। फिर इंफ्रारेड की अगर हम बात करें, जो हमारी इंफ्रारेड तरंगे हैं वो हमारे टीवी रिमोट या फिर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफ़र में, ये हमारे टीवी रिमोट में यूज़ होती हैं या फिर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफ़र में। ठीक है। उसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ जो है ये स्थानीय वायरलेस नेटवर्क और डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। देखिए एक बात नोट कीजिए, जो हमारा वाईफाई है वो हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, वाईफाई जो है ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब हमारा लैन है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब हमारा लैन। वाईफाई क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है, क्योंकि देखिए जब हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो एक निश्चित दूरी तक जो है वाईफाई कनेक्ट रहता है और जो हमारा ब्लूटूथ है वो भी हमारा लैन है। ठीक है, एक निश्चित दूरी तक ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट रहता है, अदरवाइज़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम आगे देखते हैं सूचना संचार के कुछ और तकनीकें हैं, जैसे कि लाईफाई प्रौद्योगिकी है, वाईफाई प्रौद्योगिकी, बाईमैक्स वाईफाई। इनको जो है हम अभी आगे चल के डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक हमारी वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इनको अभी देखेंगे हम। तो हमने क्या देखा कि जब हम संचार करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। तो वो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, उस हिसाब से अलग अलग जो हमारे उपकरण हैं वो काम करते हैं। तो जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, दूर संचार की बात करें, तो दूर संचार में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है कितनी होती है, देखिए हम देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में जो 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, कितना, 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। फिर हम माइक्रोवेव की जब हम बात करेंगे तो इसमें 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर जो है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, कितना, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। देखिए ये जो है ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है आयोग द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं कि किस में जो है कितनी फ्रिक्वेंसी की विद्युत चुम्बकीय तरंगें यूज़ होती हैं। तो हमारे टेलीकम्युनिकेशन में जो है 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, क्या, मेगाहर्ट्ज। फिर जो हमारी माइक्रोवेव तरंगे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। ये हमारे मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, रडार, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई और ब्लूटूथ में यूज़ होती हैं। ठीक है,
फिर जब हम टेलीविज़न की बात करेंगे तो टेलीविज़न में 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर जो है 300 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है। फिर उसके बाद रडार की बात करें तो 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर जो है 30 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं संचार उपकरण। तो हम बहुत सारे संचार उपकरणों को यूज़ करते हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, हमारा पेजर है, ब्लूटूथ है, मॉडेम है, रडार है, जीपीएस है, वाईफाई उपकरण है, ये सब जो है हमारे संचार उपकरण है। फिर हम आगे देखते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है एक हमारा महत्वपूर्ण संचार उपकरण है। इसमें जो है हम वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ से प्रसारण होता है और आप तक वो बात पहुँचती है, पर आपकी बात उन तक नहीं पहुँचती है, तो वैसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सिंप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन है ना। तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक हैं वो है हमारे फ़िलो फार्न्सवर्थ। कौन है? फ़िलो फार्न्सवर्थ, ठीक है। इन्होंने टेलीविज़न को बनाया है कब? 1927 में। फिर जब हम भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 15 सितंबर 1959, ठीक है, 15 सितंबर 1959 में जो है दूरदर्शन की शुरुआत होती है। कहाँ पे? भारत में, ठीक है, हमारे भारत में 1959, और ऑल ओवर जो है 1927। तो हम फिर टेलीविज़न के कुछ प्रकार देखते हैं। ये जो है इन प्रकारों से प्रश्न आते हैं, उनके फुल फॉर्म पूछते हैं ज़्यादातर, है ना। तो जो हमारा एक है सीआरटी, सीआरटी इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, सीआरटी का फुल फॉर्म है हमारा कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद हम आगे देखते हैं एलसीडी। जो हमारा एलसीडी है उसका हमारा फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनके फुल फॉर्म जो है याद रखिए आप, ठीक है, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एलईडी। एलईडी क्या है? हमारा लाइट इमीटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमीटिंग डायोड, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं ओएलईडी, ठीक है। ओएलईडी मतलब हमारा ऑर्गेनिक लाइट इमीटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, क्या है हमारा? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। फिर क्यूएलईडी, क्यूएलईडी क्या है हमारा? क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, क्या है हमारा? क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड। फिर जो हमारा एसएलईडी है वो है हमारा सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस। ये थोड़ा सा अलग है, इनको ध्यान रखिए। फिर एचडी की अगर हम बात करें तो एचडी है हमारा क्या है? हाई डायनेमिक रेंज, ठीक है, एचडी क्या है हमारी? हाई डायनेमिक रेंज। फिर हम बात करते हैं उसके अलावा हमारी स्मार्ट टीवी हैं, प्लाज्मा टीवी हैं, उसके बाद रेजोल्यूशन टीवी 8K, और उसके बाद तो ये हमारी टेलीविज़न के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। इनके फुल फॉर्म आप याद रखिए, हमारा CRT, LCD, LED, OLED, QLED, SLED, HD, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं D2H। D2H क्या है? ये ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। ये टीवी प्रसारण है आपके घर तक, ठीक है। D2H इसकी शुरुआत जो है हमारे भारत में अक्टूबर 2003 में हुई है, और किसके द्वारा की गई है? डिश टीवी के द्वारा। किसके द्वारा? डिश टीवी के द्वारा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये जो हमारा D2H है, D2H का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू होम, ठीक है। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि D2H क्या है, तो ये हमारा डायरेक्ट टू होम, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मोबाइल। जब हम मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल का विकास किसने किया है? मोबाइल का विकास जो है मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया। शायद आपको देख नहीं रहा हो तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, मोबाइल का जो विकास करता है कौन है? हमारे मार्टिन कूपर, ठीक है, मार्टिन कूपर। फिर उसके बाद हम बात करें मोबाइल फ़ोन में कुछ तकनीकों का यूज़ होता है, जैसे हमारी CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, ठीक है। CDM का फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। शायद दिख ना रहा हो आपको तो मैं यहाँ लिख दूँ, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, ओके, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। फिर GSM की अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। फिर एक हमारा GPRS है, ये हमारा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर हम बात करें EDGE हमारा इन्हांस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन। फिर हमारा LTE, देखिए LTE और VOLTE इनको थोड़ा सा याद रखिए आप। LTE क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और VOLTE क्या है हमारा? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ,
LTE क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और जो हमारा VoLTE, वो है हमारा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्या है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। फिर एक हमारे फ़ोन का एक नंबर होता है IMEI नंबर, ठीक है, IMEI नंबर। ये हमारे फ़ोन का जो है एक यूनिक नंबर होता है, जिसका फुल फॉर्म है हमारे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। ये 15 डिजिट का नंबर होता है। कितना, ये 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद सिम की अगर हम बात करें, आप सभी के फ़ोन में होगी। सिम का हमारा फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आजकल हमारा जो है एक ई सिम का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या, ई सिम, ई सिम का हमारा फुल फॉर्म है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन का विकास जो है 5 पीढ़ियों में हुआ है। हम देखते हैं हमारी ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है उसे हम फर्स्ट जी भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन को 2G, फिर थर्ड जनरेशन 3G, फोर्थ जनरेशन 4G और फिफ्थ जनरेशन हमारी 5G। और अभी जो है हमारा 6G पे जो है, हालांकि शुरुआत शायद थोड़ी बहुत हो गई होगी। ये हमारी भावी पीढ़ी है, ठीक है, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और आने वाली हमारी पीढ़ी जो है 6G। इनको हम देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ये जो है ये सिर्फ वॉइस पर आधारित था। मतलब इसमें जो है डेटा ट्रांसमिट नहीं होता था, ठीक है, किसी भी प्रकार का। फिर हमारा जो सेकेंड जनरेशन, वो डिजिटल वॉइस। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो एनालॉग वॉइस पे आधारित थी, और जो हमारी सेकेंड जनरेशन है वो डिजिटल वॉइस, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, शायद दिख ना रहा हो। क्या है हमारा, एनालॉग वॉइस, ठीक है, क्या है, एनालॉग वॉइस। और जो हमारे सेकेंड जनरेशन है वो हमारी डिजिटल वॉइस, ठीक है, किस पे, डिजिटल वॉइस पे बेस्ड थी। फिर उसके बाद इसमें जो सेकेंड, इसमें जो है आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी सेकेंड जनरेशन है, हमारा जो 2G मोबाइल थे, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो हमारी 3G जनरेशन है, उसकी अगर हम बात करें तो आप वहाँ पे कॉलिंग भी कर सकते हो, आप वहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आप गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है, थर्ड जनरेशन के जो हमारे मोबाइल थे। फिर उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन, ये जो है थर्ड जनरेशन से फास्टर जनरेशन है, और इसमें वीडियो कॉल की जो क्वालिटी थी वो भी अपग्रेड हो गई थी। और उसके बाद जो है जो गेम क्वालिटी थी वो भी फुल HD में होती थी। और इसमें 4G में जो है आप लगभग सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके पास हो सकता है 4G या 5G मोबाइल हो। तो और जो हमारा 5G है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उन्नत है, ठीक है, इनसे प्रश्न नहीं आते हैं। ये इनका कंपैरिजन है। जो हमारा 1G फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा मोबाइल फ़ोन है 1980 में लॉन्च हुआ, ठीक है। जो हमारे सेकेंड जनरेशन का है, ये सेकेंड जनरेशन हमारी लगभग 1991 के आसपास थी। हमारी थर्ड जनरेशन 2001 के आसपास थी मोबाइल की। फोर्थ जनरेशन 2009 के आसपास, और जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है ये 2020 से प्रारंभ हुई है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन था, ये एक सेकेंड रुकिए। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन था वो हमारे ये एनालॉग वॉइस पे आधारित था, ये हमारे डिजिटल वॉइस। इसमें जो है आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे, टेक्स्ट भी और वीडियो कॉलिंग वगैरह भी। और फोर्थ जनरेशन में, ये थर्ड जनरेशन से और भी उन्नत था और तेज़ था। इसमें आप वाईफाई, LTE, वोल्ट, वाईमैक्स इन सब का यूज़ कर सकते हैं।
और फिफ्थ जनरेशन तो ये फोर्थ से भी उन्नत है। जब हम और देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में डेटा ट्रांसफ़र की गति थी 2.4 kbps, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में 64 kbps, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में जो हमारा 3.1 mbps तक इसकी गति थी डेटा ट्रांसफर की। और जो हमारा 4G है इसमें जो है 1 Gbps तक, और जो हमारा 5G है यहाँ पे जो है 10 Gbps तक, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जी में आप वॉइस कॉल कर सकते थे, सेकंड जी में आप वॉइस कॉल और मैसेजिंग जो है दोनों कर सकते थे। थर्ड जनरेशन में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टीवी, जीपीएस इन सब का एक्सेस कर सकते हैं। और फोर्थ जनरेशन में आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेम स्ट्रीमिंग, मूवी, और उसके बाद जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है इसमें हाई वीडियो स्ट्रीमिंग, जो हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग है, रोबोटिक्स है, एआई, इन सब का यूज़ जो है हमारी फोर्थ जनरेशन में होने लगा। फिर आगे हम देखते हैं कास्टिंग। कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। कास्टिंग हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये डेटा को एक से अधिक होस्ट को भेजने की जो है तकनीकी है। कास्टिंग मतलब एक हमारा सर्वर है, वो एक से अधिक लोगों को डेटा भेजता है, तो वो जो कर रहा, मतलब वो जो डेटा भेज रहा है वो कास्टिंग है। तो ये हमारी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक हमारी यूनिकास्ट होती है, एक मल्टीकास्टिंग और एक ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। यूनिकास्टिंग में जो हमारा होस्ट है वो सिर्फ हमारे एक जो हमारा सर्वर है वो एक होस्ट को जो है डेटा भेज रहा है। फिर मल्टीकास्ट में जो है एक से ज़्यादा को डेटा भेज रहा है, और जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो सभी को। तो जो हमारी कास्टिंग है नेटवर्किंग में, कास्टिंग में जो है ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट, ठीक है। स्रोत से एक गंतव्य तक डेटा भेजना हमारा यूनिकास्ट है, स्रोत से कुछ चुनिंदा गंतव्य तक डेटा भेजना मल्टीकास्ट है, और सभी तक डेटा भेजना जो है हमारा ब्रॉडकास्ट है। फिर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ जो है एक निश्चित समय में किसी नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से स्थानांतरित की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा क्या है, बैंडविड्थ, कि आप जो है कितना ज़्यादा डेटा एक बार में भेज पा रहे हैं, तो वो बैंडविड्थ है। और जो बैंडविड्थ है इसकी माप जो है बिट प्रति सेकंड में होती है, ठीक है। इसकी माप आमतौर पर इसकी माप की जाती है बिट प्रति सेकंड, किस पे, बिट्स प्रति सेकंड। बिट्स प्रति सेकंड को जो है बॉड भी कहा जाता है, ठीक है, बॉड भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। फिर बैंडविड्थ को जो है हर्ट्ज के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, एक नैरो बैंड, एक वाइड बैंड और एक जो है ब्रॉड बैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ कनेक्शन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। एक हमारा डायल अप कनेक्शन है, लीज लाइन कनेक्शन है। तो इनको हम देखते हैं। जो हमारा डायल अप कनेक्शन है क्या है, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन तार का यूज़ करेगा, ठीक है। और जो हमारा लीज्ड लाइन है वो भी इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का यूज़ करता है, पर इनमें थोड़ा अंतर क्या है कि जो डायल अप है वो जब टेलीफोन लाइन में इंटरनेट आता है तो आप एक टाइम में या तो टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं फ़ोन कॉल के लिए, या फिर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेवाएं जो है आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। पर जो लीज्ड लाइन है ये डायल अप का थोड़ा सा उन्नत रूप है। आप इसमें एक साथ टेलीफोन और फ़ोन कॉल, वो टेलीफोन और इंटरनेट जो है दोनों एक साथ एक्सेस कर सकते हो। फिर एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क की अगर हम बात करें, इसे हम कहेंगे ISDN, ठीक है। ये क्या है, डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क में जो आवाज़, वीडियो और डेटा को एक साथ एकीकृत रूप से प्रसारित करता है वो क्या है, हमारा ISDN, ठीक है। ये क्या है हमारा ISDN, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। फिर उसके बाद वायरलेस लोकल लूप की अगर हम बात करें तो वायरलेस लोकल लूप क्या है कि वायरलेस तरीके से जो है इंटरनेट से जुड़ने के लिए वायरलेस दूरसंचार प्रणाली है जो अंतिम छोर तक टेलीफोन सेवा जो है बिना तार के प्रदान करती है, ठीक है। वायरलेस लोकल लूप क्या है, ये वायरलेस तरीके से संचार करती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं PM बाड़ी योजना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसका हमारा फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है इसका फुल फॉर्म हमारा, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, PM बाड़ी। आपसे जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। ये हमारे दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है संचालित की जा रही है, और ये कब से संचालित है, 2020 से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड तक पहुंच सुनिश्चित करना,
ये इसका उद्देश्य है। उसके अलावा 4 मिलियन रोजगार सृजित करना, ठीक है, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर उसके बाद डिजिटल संचार क्षेत्र में जो है जीडीपी का जो योगदान है उसे 8% तक बढ़ाना, ये जो है हमारे पीएम बाड़ी योजना का जो है पीएम बाड़ी योजना के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके कुछ घटक हैं पीएम बाड़ी योजना के। तो इसके कितने घटक हैं? इसके 4 घटक। एक हमारा पब्लिक डेटा ऑफिस है, एक हमारा पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है, एक हमारा ऐप प्रदाता है, एक हमारा सेंट्रल रजिस्ट्री है। जो पब्लिक डेटा ऑफिस है वो क्या करता है? वो पीएम बाड़ी वाईफाई हॉटस्पॉट की जो है स्थापना करता है, उनका रख रखाव और संचालन करता है। और जो हमारा पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है, ये क्या करता है? ये पीडीओ जो हमारा पब्लिक डेटा ऑफिस है उसको प्राधिकरण और लेखांकन जैसे एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करता है। और ऐप प्रदाता जो है ये ऐप की सेवाएं प्रदान करता है। और सेंट्रल रजिस्ट्री ये ऐप प्रदाता जो हमारे पीडीओ हैं और जो हमारे पीडीओ है इसका विवरण प्रदान करती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हम भारत में दूरसंचार से संबंधित कुछ संस्थाओं को देखेंगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है, ये क्या है हमारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 में हुई है। ठीक है, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई है। और ये किसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इसकी जो है स्थापना हुई है। और ये जो हमारा ट्राई है TRAI, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ये है हमारे अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, कौन है? अनिल कुमार लोहाटी जी। तो हमारा ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 में हुई है। किस अधिनियम के तहत? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और अनिल कुमार लोहाटी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार प्रसारण और केबल सेवाओं को विनियमित करना। ठीक है, क्या? दूरसंचार प्रसारण और केबल सेवाओं को विनियमित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और विकास दर को बढ़ावा देना। इसके अन्य कार्य, इसके हम कार्य देखें तो टैरिफ तय करना, इंटरकनेक्शन मुद्दे, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और सेवा गुणवत्ता की निगरानी। आप क्या रखिए? आप ट्राई याद रखिए। ट्राई क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। स्थापना जो है इसकी 1997 में होती है और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। जब हमने इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि इसने जो है भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा की जो है शुरुआत की थी 1995 में। ठीक है, इसकी स्थापना VSNL की स्थापना जो है 1986 में होती है। कब होती है? 1986 में। और उसके बाद 1995 में इसने जो है ये सबसे पहले जो है सार्वजनिक इंटरनेट सेवा की शुरुआत की थी। 2002 में इसे जो है टाटा समूह के द्वारा जो है अधिग्रहित कर लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 2008 से इसका नाम क्या है? टाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, क्या है? टाटा कम्युनिकेशंस। पहले इसका नाम क्या था? VSNL, पर अब इसका नाम क्या है? टाटा कम्युनिकेशन। और ये जो है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जो अंडर सी केबल हैं उनके लिए भी जो है ये वहाँ पर भी ये नेटवर्क का संचालन करता है। कहाँ पे? जो हमारी अंडर सी केबल है। उसके बाद ठीक है, तो ध्यान रखिए जो हमारा VSNL है 1986 में जो है इसकी स्थापना होती है। VSNL की स्थापना जो 1986 में होती है। और उसके बाद जो है 1995 से इसने भारत में पहली बार इंटरनेट जो है सार्वजनिक इंटरनेट सेवा की शुरुआत की थी। 2002 में जो है टाटा समूह द्वारा ले लिया गया है। और 2008 में इसका नाम परिवर्तित करके जो है टाटा कम्युनिकेशंस कर दिया है। फिर हम बात करते हैं MTNL। ठीक है,
क्या है ये हमारा MTNL, ठीक है, MTNL। MTNL का फुल फॉर्म क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या है हमारा? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है हमारा 1 अप्रैल 1986 में होती है और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? हमारा नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये जो है ये ध्यान रखिए कि ये मुंबई और दिल्ली में जो है विशेष रूप से अपनी सेवाएं देता है। कहाँ? मुंबई और दिल्ली में। और अगर हम बात करें तो ये जो हमारी MTNL संस्था है ये किसके स्वामित्व में है? तो ये हमारी BSNL की पूर्ण स्वामित्व में है, ठीक है। BSNL की एक संस्था है, क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और ये हमारी मुंबई और दिल्ली में जो है विशेष रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। और जब हम BSNL की बात करेंगे, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। एक हमने क्या देखा? एक हमने देखा VSNL, ठीक है, ये क्या है? हमारा विदेश संचार निगम लिमिटेड। और एक हमने क्या देखा? BSNL, ये क्या है? हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। BSNL के अंतर्गत एक और संस्था है MTNL, ठीक है। क्या है? MTNL ये क्या करती है? हमारे मुंबई और दिल्ली में विशेष रूप से अपनी सर्विस देती है। BSNL जो है ये मुंबई और दिल्ली के अलावा पूरे भारत में अपनी सर्विस देता है, ठीक है। मुंबई और दिल्ली के अलावा संपूर्ण भारत में अपनी, ठीक है, सर्विस देता है। और मुंबई दिल्ली में कौन सर्विस देता है? MTNL, ठीक है। BSNL की अगर हम बात करें, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो हमारा BSNL है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 2000 में। कब होती है? 1 अक्टूबर 2000 में जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 1 अक्टूबर 2000। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? हमारा टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1978 में, ठीक है, 1978 में जो है इसकी स्थापना होती है। एशिया एवं अफ्रीका के 57 देशों में ये कार्यरत है। कितने? टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? हमारे जो हमारे प्रमुख इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी प्रमुख इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनी है। और भारत सरकार का जो संचार मंत्रालय है उसके दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है ये प्रशासित है। और ये क्या है? एक मिनी रत्न कंपनी है। क्या है? एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो है 1978 में। और ये एशिया और अफ्रीका के 57 देशों में जो है ये कार्यरत है। और ये इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनी है। और ये कैसी कंपनी है? एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है। और संचार मंत्रालय का जो दूर संचार विभाग है उसको हम क्या बोलेंगे? DOT। जो हमारा दूर संचार विभाग है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में जो है ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रसार भारती। प्रसार भारती जो है भारत का सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना जो है 23 नवंबर 1997 में होती है। कब होती है? 23 नवंबर 1997। और फिर जब हम इसकी बात करें तो प्रसार भारती हमारे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को नियंत्रित करती है। किसको? हमारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। और ब्रॉडकास्ट इसके एक और नाम है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अन्य नाम क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या? ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो किसके नियंत्रण में है? प्रसार भारती, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इसकी स्थापना वर्ष 2000 में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये दूर संचार क्षेत्र में जो सेवा प्रदाता हैं और जो उपभोक्ता हैं उनके मध्य अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निराकरण हमारा दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण करता है, ठीक है। जो हमारे सेवा प्रदाता हैं दूर संचार के क्षेत्र में, जैसे हमारा जियो है, एयरटेल है, BSNL है, और जो उपभोक्ता हैं आप और हम, इनके बीच में विवादों का निपटारण कौन करता है? ये हमारा दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण। ये 2000 में स्थापित हुआ है और नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ठीक है, NIC इसको हम बोलते हैं निक। इसकी स्थापना 1976 में होती है और ये हमारे MeitY के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ठीक है
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये काम करती है। फिर उसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हम बात करें तो ये इसकी स्थापना 17 मई 1865 में होती है। कब होती है? 17 मई 1865 में इसकी स्थापना होती है। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक दूरसंचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के संबंध में सरकार और निजी क्षेत्र निकायों के बीच में समन्वय स्थापित करती है। आप ये याद रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और 1865 में जो है इसकी स्थापना होती है। आगे देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा कुछ नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं हमारे संचार के क्षेत्र में जो है। तो हमारी पहली दूरसंचार नीति आती है 1999 में। भारत की दूरसंचार नीति 1999 की जब हम बात करें तो ये हमारी पहली नीति नहीं है। ये 1999 में जो हमारी नीति आती है, 1994 की जो दूरसंचार नीति है उसकी कमियों को दूर करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है ये वर्ष 2000 में आता है, ठीक है। ये अक्टूबर 2000 से ये लागू होता है। कब से? अक्टूबर 2000 से। इसमें कुछ धाराएं हैं जो कि हमारे अक्टूबर 2000 में जो है ये पूरे भारत में लागू हो जाता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसे जो है हम और अन्य क्लासों में जो है डिटेल में इसको हमने कवर किया है। फिर हमारा है एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति, ये 2004 की है। इनका जो है आप सन याद रखिए, ठीक है। ऐसा आपको जोड़ी मिलाने में भी दे सकते हैं नीति का। तो हमारी दूरसंचार नीति 1999 में आई है। हमारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया है। हमारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति जो है ये 2004 में आई है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति एक जो है ये 2012 में, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति जो है 2012, और इसे 31 मई 2012 को जो है मंजूरी मिली है। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, ये जो है वर्ष 2018 का है, ठीक है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, इसका शुभारंभ जो है दिसंबर 2019 में तत्कालीन संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। आप बस ये याद रखिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2018 है, इसका शुभारंभ जो है दिसंबर 2019 में किया गया है। मुझे लग रहा है ये 2019 नहीं, ये 2018 ही है। फिर उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ये कब आया? 2023 में आया है। डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, क्या हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, ये भारतीय संसद द्वारा जो है वह अगस्त 2023 में इसे पास किया गया है। इसके उद्देश्य हम देखें तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता का संरक्षण करना। फिर हम आगे देखते हैं, इस एक्ट के तहत एक संस्था स्थापित की गई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। किसकी स्थापना की गई है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। फिर हम देखें, इसको ध्यान रखना है, क्या है ये हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में आया है और अगस्त 2023 में आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूरसंचार अधिनियम, ये हमारा 2023 में, ये दिसंबर 2023 में जो है ये पारित हुआ है। और जो इसने जो है 3 पुराने कानूनों को जो है प्रतिस्थापित, 3 अलग अलग पुराने कानून की जगह पे जो है दूरसंचार अधिनियम 2023 जो है पारित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करना और 5G का विस्तार करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, ठीक है, 2.0, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। ये 17 जनवरी 2025 में जो है इसका शुभारंभ हुआ है। कब? 17 जनवरी 2025 में। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक। देखिए, किसी भी चीज़ का लक्ष्य जो है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे जो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 2.7 लाख, कितना? 2030 तक 2.7 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। क्या है हमारा? ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी 2030 तक 2.7 लाख गांवों में, ठीक है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये किसका लक्ष्य है? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, ठीक है। न्यूनतम गति की अगर हम बात करें तो 100 Mbps इसकी न्यूनतम गति, ठीक है।
फिर ये स्वदेशी 4G और 5G तकनीक को और निर्यात को जो है ये प्रोत्साहन करेगा। फिर संचार साथी मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें, संचार साथी मोबाइल ऐप क्या है? ये हमारे संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? DOT के द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए? ये नागरिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, नागरिक सुरक्षा के लिए इसकी लॉन्चिंग हुई है। फिर हम देखते हैं कि इसमें मुख्य सुविधा क्या है दूरसंचार ऐप में? जो हमारे चोरी हुए मोबाइल हैं उनके आप इसके माध्यम से जो है रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसके? संचार साथी मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है। और इसमें अगर आपको आपकी शिकायत दर्ज करवानी है तो आप जो है 14522 पर जो है मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। क्या? 14522 पर मैसेज भेजकर जो है आप पंजीकरण करा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा हिंदी, अंग्रेजी और इसके साथ साथ जो है 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो हमारा संचार साथी मोबाइल ऐप जो है हमारे चोरी हुए मोबाइल की जो है ये रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग कर सकता है। तो चलिए आज की हमारी क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलते हैं। लालटेन स्टडी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।